स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। देखो बच्चों, आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जो आविष्कार करा था बच्चों, वो करा था निकोलस ने। किसने करा था बच्चों? निकोलस टेस्ला। बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट रहा है अपने समय का, जिसने एक नई डिस्कवरी को जन्म दिया। इससे पहले बच्चों एडिसन थेल्स ने, तुमने देखा होगा, थेल्स एडिसन का नाम तुमने सुना होगा, बुकों में लिखा भी देखा होगा, ठीक है। तो उसने हमें डीसी करंट दिया था। कौन सा करंट दिया था? डीसी। वो चाहता था उस समय से कि पूरा वर्ल्ड मेरे डीसी करंट पे ही चले, समझे। तो जो निकोलस टेस्ला था हमारा साइंटिस्ट, वो बैरग्गे टाइप का व्यक्ति था शुरू से ही, ठीक है। उसमें ईश्वर ने 3 एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त दी। पहली एबिलिटी दी, जिस चीज़ को देखता था उसकी 3D फिगर अपने माइंड में बना लेता था, उसका पिक्चर अपने माइंड में बना लेता था। जो भी वस्तु उसने देखी 3D, और 3D को डिफाइन करना तुम जानते हो बहुत हार्ड होता है। कुछ चीज़ें तुमने देखा बोर्ड पर नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ उनका इमेजिंग करा जाता है। वो उसका पिक्चर भी अपने माइंड में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था, समझे। तो उसने नौकरी करने के उद्देश्य से, नौकरी करने के पर्पज़ से वो एडिसन थेल्स के पास पहुंचा, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने हज़ारों आविष्कार कर रखे थे। किस पर? डीसी करंट पर। तो अब से पिछले चैप्टरों में तुमने शहर में देखा होगा, ये लास्ट टॉपिक तुम्हारा इस चैप्टर का, उसमें क्या करते थे बच्चों, कोई भी सर्किट लेते थे उसके साथ क्या कनेक्ट कर देते थे? बैटरी। क्या कनेक्ट कर देते थे? और बैटरी का मतलब होता है डीसी करंट। कौन सा करंट? डीसी करंट। तो अब तक हमने डीसी करंट का यूज करा। तो हमारा देश बहुत लंबे समय तक, ऑल वर्ल्ड बहुत लंबे समय तक कौन से करंट का यूज करता रहा? डीसी करंट का। ये बहुत महंगा करंट हुआ करता था, क्योंकि बैटरी लाओगे, खरीदोगे। तो अब जो हमारा कौन था? निकोलस टेस्ला, उसने राय दी, ठीक है। किसे? कौन सा साइंटिस्ट बताया था मैंने? दूसरा एडिसन थेल्स। उन्हें राय दी कि मैं डीसी करंट से एसी करंट बना सकता हूँ, जिससे कि आम जनता को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और बहुत ज़्यादा सस्ता करंट रहेगा। तब हमारी, ठीक है, डिवाइस आई कौन सी? अल्टरनेटिव करंट डायनोमा। तो इसके माध्यम से कौन सा करंट उत्पन्न किया गया बच्चों? एसी करंट। शॉर्ट में बोल सकते हैं ए, और इसे बोल सकते हैं सी। कौन सा करंट? एसी करंट। ये करंट बहुत ज़्यादा सस्ता, जो आज हम इसका यूज कर रहे हैं, बहुत आसानी से यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कैसा बना? अब ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन थोड़ी एक कहानी है, इस कहानी को थोड़ा समझ लें। अब एडिसन थेल्स ने उनकी राय को रिजेक्ट कर दिया, अर्थात अमान्य करार दे दिया। क्यों? उसका कारण ये था, अगर मैं उनके आधार पर एक्शन करूंगा तो जितने मैंने यानी कि जितने भी आविष्कार मैंने कर रखे हैं, या जितनी भी मैंने युक्तियां लोगों को दी हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसें दी हैं, वो सारी बेकार हो जाएंगी। हज़ारों प्रोडक्ट उन्होंने दे रखे थे, जिससे कि हमारा सिस्टम पूरा चलता था। किससे चलता था? डीसी सर्किट से। कौन से सर्किट? सॉरी, डीसी करंट से। कौन से करंट से? डीसी करंट से। अब पूरा प्रोजेक्ट उनका फेलियर हो जाता। लाखों करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे होंगे उस प्रोसीजर में, तो इसलिए उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया। और कंपनी से निकलने के बाद वो किसी अन्य कंपनी में पहुँचे, और वहाँ उन्होंने ज्वाइन करी, और वहाँ उन्होंने उत्पन्न करा कौन सा करंट? एसी करंट। और किससे उत्पन्न करा? मैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो एसी करंट का मतलब समझ रहा हो? जहाँ एसी करंट की बात चलती है तो इसका मतलब क्या है वो? अरे क्या है? अल्टरनेटिव करंट डायनोमा है। तो किससे? डायनोमा कोई नई चीज़ नहीं है, डायनोमा कोई नई चीज़ नहीं है। एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमें क्या देती है? एसी करंट देती है। क्या देती है? एसी करंट, ठीक है। तो तुम्हें बताया जाएगा बच्चों एसी करंट कैसा मिला, ठीक है। देखो बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। टॉपिक का नाम था बच्चों हमारा, क्या था? एसी डायनोमा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है। तो मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है बच्चों, ये डायग्राम को समझ लें। डायग्राम में क्या है, यहाँ समझ लो, छोटी सी डायग्राम बना रहे हूँ मैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चों हम 2 पोल लेते हैं चुंबक के, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और ये पोल, ये 2 जो पोल लिए हमने वो इस प्रकार लेते हैं बच्चों कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, ठीक है। इस तरह की चुंबक रखते हैं यहाँ पर, जो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा मिले।
तो चुंबकीय क्षेत्र जब ज़्यादा होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा बच्चों। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, ठीक है, एक कुंडली रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं बच्चों, कुंडली। ये कुंडली रख ली, ठीक है। अब यहाँ पर इस कुंडली का एक वायर का एक जो सिरा आएगा उसके साथ बच्चों हम लगाते हैं सर्पी बल है, स्लिप, अरे क्या लगाते हैं बच्चों यहाँ, स्लिप रिंग लगाते हैं। इसे स्लिप रिंग भी बोल देते हैं या क्या बोलते हैं, सर्पी बल है। इसके साथ बच्चों यहाँ पर एक ब्रूस लगा देते हैं और ये कार्बन धातु का होता है। कौन सी धातु का, कार्बन। इसे ब्रूस B1 कहते हैं। अब जो दूसरा सिरा है हमारी कुंडली का उसके साथ भी एक ब्रूस कनेक्ट कर देते हैं। इस ब्रूस को बोलते हैं बच्चों S1, इस, ठीक है, इस ब्रूस को बोलते हैं बच्चों S2। इसके कॉन्टैक्ट में भी, ठीक है, क्या लगा देते हैं बच्चों, दूसरा ब्रूस B2, ठीक है। अरे आई बात समझ में। तो ये एक ऐसी युक्ति है, पहले अब इसकी डेफिनेशन पा जाओ, क्या है, वैद्युत जनित्र क्या है तुम्हारा। एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है बच्चों, अरे यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। अब यहाँ पता चल गया दो चुंबक लिए, उनके बीच में हमने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करा। कुंडली के एक सिरे के साथ एक ब्रूस सर्पी बला लगा दिया, दूसरे सिरे का दूसरा सर्पी बला लगा दिया, और इस सर्पी बला से के कॉन्टैक्ट में क्या लगा दिया बच्चों, ब्रूस B1 लगा दिया और ब्रूस B2 लगा दिया, जो किस चीज़ का, हमारा कार्बन धातु का। अब हमने ये प्रोसीजर क्यों करा, अब हमें जिस परिपथ में धारा प्रवाहित करनी है उसका क्या काम करते हैं बच्चों, हम मान लो यहाँ कोई बल्ब है, इसमें धारा प्रवाहित करनी है, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। किसके साथ, अरे इन ब्रूसों के साथ। किसके साथ, B1 और B2 के बीच में उस परिपथ को क्या कर देते हैं बच्चों, कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें हमें धारा भेजनी होती है। या मैंने क्या लगा दिया बच्चों, बल्ब लगा दिया। बल्ब कुछ भी हो, कोई भी, ठीक है, यहाँ बल्ब ले लो, कुछ भी ले लो, जहाँ पर भी तुम्हें धारा भेजनी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ अब इसका वर्किंग रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, वो ज़्यादा समझना। तो यही मैंने इसमें लिखा सब। अब इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, ये फैराडे के नियम पर कार्य करती है, फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करती है, या फैराडे के नियमों पर कार्य करती है। अब यहाँ समझ लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, ये दो पोल हैं, समझ लेना मेरी बात को, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रहा होगा, ठीक। और इसके बीच में यहाँ क्या है, कुंडली है। कुंडली मैंने बताया था डायनोमा मोटर या जो भी ट्रांसफार्मर, उसमें किसकी लेते हैं बच्चों, नरम लोहे की क्रोड पर लपेटते हैं वायर को। किस पर, ये, अरे इस तरह से चौकोर ली हमने। कैसे, ये कैसी है, सिलेंड्रिकल है। अरे मेरे हाथ में जो कैसी क्रोड है, सिलेंड्रिकल। उसमें कुछ कैसे लिए बच्चों, चौकोर लिए। चौकोर का मतलब समझते हो, जैसे ये है, ठीक है। इस पर हमने वायर लपेटा, ठीक, इस तरह से वायर। तो यहाँ पर पहला सिरा आया होगा वायर का, समझ रहा हो तुम मेरे में, इस तरह की डायग्राम लिए मैंने इसमें। ये सिरा आया होगा वायर का पहला, यहाँ पर इस तरह से लपेटा गया होगा, ठीक। फिर दूसरा सिरा यहाँ आया होगा, ठीक है। एक सिरा ये, एक सिरा ये। इस सिरे के साथ क्या जोड़ दिया बच्चों, एक छल्ला जोड़ दिया, ये सर्पी बला बोलते हैं सर। ये दूसरा सिरा था, ये पहला सिरा था, ये दूसरा सिरा था, इसके साथ भी छल्ला और इसके साथ भी छल्ला। फिर छल्ले के तुम्हें नजर आ रहा हो, कॉन्टैक्ट में क्या जोड़ दिया बच्चों, ब्रूस कार्बन के। ये गोल छल्ला था, उसके साथ कॉन्टैक्ट में उसे टच करता हुआ। ये ऐसा क्यों करा, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम इसके कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को सीखेंगे। जब ये कुंडली होगी, यहाँ समझ लो इस पर वायर लिपटी होगी, तो एक सिरा ये था, एक सिरा ये। कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से रखी होगी सबसे पहले, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, ध्यान रखना। तो इधर से चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली से चीरती हुई जा रही होंगी। क्या करती हुई जा रही होंगी, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अन्यथा इसका वर्किंग रूल समझ में नहीं आएगा। ये कुंडली को क्या करती हुई जा रही होंगी, चीरती हुई जा रही होंगी। कुछ बल रेखाएं इसके टच करती हुई जा रही होंगी इस तरह से। अरे इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इमेजिंग बना लेना अपने दिमाग में, ये चीरती हुई जा रही है, ठीक है। अब जो है इधर क्या हमारा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसके मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, बी की दिशा, और एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में
और एरिया वेक्टर बी सी डायरेक्शन। एरिया वेक्टर क्या बताया था मैंने बच्चों, कुंडली के तल के लंबा क्षेत्रफल सदिश, वो भी दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों सेम, तो उनके बिटवीन कोई भी एंगल नहीं बन रहा होगा। जब कुंडली शुरू में रखी होगी, इस पोजीशन में रखी होगी, इधर नॉर्थ पोल होगा बच्चों, इधर साउथ, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, कुंडली इस कंडीशन में रखी होगी, ठीक। इस समय कोई भी एंगल नहीं बन रहा, किसके बीच, चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच। अब ये कुंडली बच्चों, चाहते कुंडली को, वो तो करंट के हिसाब से घुमाया जाएगा इसमें, वो तुम्हारी इच्छा जिस हिसाब से घुमाओ, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। इस कुंडली को घुमाया जाना है। अब इस कुंडली को घुमाने के लिए तुम कौन सा एक्शन कर सकते हो, इसे किस चीज़ से घुमा सकते हो, समझ रहा हो नहीं, कुंडली को किस तरह से घुमा सकते हो। मान लो कुंडली अब ये घूमी, ये मैंने कुंडली तुम्हें दिखाई है, ये जो सिरा है इसका ए बी सिरा, ये बी सी सिरा, ध्यान रखना, ये ए बी सी और ये डी, ये कुंडली इस तरह से रखी थी, ठीक है। अब ये जब घूमेगी तो पहला जो टर्न लेगी, समझते रहना मेरी बात को, जो पहला टर्न लेगी मान लो इस तरह से घूमेगी, कितना एंगल घूमेगी, 90 एंगल। फिर अगले राउंड में कितना घूमेगी, 90, कितना घूमेगी, 180, क्योंकि पूरा सर्किल में घूम रही है, कितना एंगल घूमेगी, 360, फिर 90 घूमेगी, फिर 270, फिर यहीं उसी पोजीशन में आ जाएगी। ये पहला मेरा कौन सा सिरा था, ये ए बी सिरा था, ये एक बार घूमने के बाद कितने कब आएगा यहाँ पर, ऐसे इस तरह से घूमे, यहाँ आएगा कितना एंगल घूमने के बाद, 360 एंगल। तो इस तरह से ही रोटेट होगी, क्या होगी ये, रोटेट घूमेगी इसमें, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने के लिए, जब ये कुंडली घूम रही होगी, जो मैंने इसका सिद्धांत था इस पर जा रहे हैं हम, जब ये कुंडली शुरू में रखी होगी तो इससे बहुत ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं से चीरती हो जाएंगी। वही बल रेखाएं लेते हैं जो पृष्ठ को चीरती हो जाती हैं, उसके परपेंडिकुलर होती हैं, समझिए, चीरती हो जा रही होंगी, तो इस समय बहुत ज़्यादा बल रेखाएं घूमी होंगी। जब ये कुंडली इस तरह से घूम कर ऐसा आई होगी, समझ रहे हो, इस समय आई होगी, तो इससे कोई भी बल रेखा नहीं जाएगी, कुछ बल रेखाएं इधर से निकल जाएंगी, इससे टच करती हुई कुछ रेखाएं इससे निकल जाएंगी। अरे आएगी ऐसी पोजीशन नहीं, देखो जब ये कुंडली इस तरह से रखी है तो इसे चीरती हुई जा रही है। अब जब इसे मैं घुमाऊंगा, इस तरह से घुमाऊंगा, घुमाने के बाद ऐसा करूंगा ऐसा, इस पोजीशन में, तो अब इससे कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो शुरू में बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही थी, अब बल रेखाएं क्या गुजर रही हैं, 0 गुजर रही हैं। तो इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या होया, परिवर्तन, क्या होया, अरे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होया। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो इस कुंडली में तुम्हें पता क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत भागबल, और प्रेरित विद्युत भागबल जब उत्पन्न हो जाएगा तो प्रेरित धारा भी फ्लो हो जाएगी। तो यही उन्होंने निकोलस टेस्ला ने यही एक्शन करा था, चुंबकीय क्षेत्र लिया, उसके भीतर एक कुंडली रखी और उसे किसी भी माध्यम से क्या करा, रोटेट करा, क्या करा, इसे रोटेट करा, घुमाया, और घुमाने से हमें क्या मिल गया, एसी करंट। क्या मिल गया, एसी करंट। यही तो करंट था हमारा। तो कितना इजीली आसान कर दिया उसने, कितना सस्ता कर दिया करंट को। पहले हम डीसी करंट लेते थे, दुनिया भर की बैटरी लगाते, सिर्फ किसी भी चीज़ को चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करो कहीं पे, और किसी चीज़ को क्या करो, रोटेट करो, क्या करो उसे, रोटेट। सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर लो, अपने घर बैठ कर बना लो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते रहो, करंट मिलता रहेगा, है। अरे आ रही है बात समझे, घर बना सकते हो उस करंट को, बस उसे घुमाओ, किस चीज़ से घुमाओगे, मोटर से इंजन से घुमाओगे, किस चीज़ से घुमाओगे, घुमाना है ऐसा, बस कुंडली को किस कंडीशन में घुमाओगे। तो पहले जो घुमाया जाता था बच्चों, स्टीम टरबाइन से, स्टीम के द्वारा ऐसा घुमाते थे। किससे घुमाते थे, स्टीम टरबाइन या वाटर टरबाइन या पेट्रोल इंजन से। इसे कैसे घुमाया जाता, तो जहाँ से तुम्हारे पास बिजली आ रही है वो इसी कंडीशन से आ रही है, समझ रहे हो। वहाँ पर एक बहुत बड़ी कुंडली होती है और द्रव होता है, पंखे से होते हैं, उस पर लगा हुआ, इस तरह से द्रव को इस तरह से गिरा जाता है उस पंखों पर, तो पंखा घूमता है, क्या होता है पंखा, और उसके साथ कुंडली कनेक्ट होती है। क्या कनेक्ट होती है, कुंडली, लंबी आर्मेचर होती है, तो वहाँ से करंट एसी मिलता है हमें। तो इतना सस्ता कर दिया, जितना भी करंट तुम आ रहा सब वहाँ से बन का आ रहा। और इसे घुमाने के 2 तरीके मैंने बताया थे, क्या बताया था, स्टीम से घुमा सकते हो, या फिर पेट्रोल इंजन से घुमा सकते हो इसे, या फिर जल टरबाइन से घुमा सकते हो। तो पता चल गया जल टरबाइन क्या है, स्टीम टरबाइन पता चल गई। इस तरह से इस कुंडली को घुमाया जाता है, क्या कराया जाता है, घुमाया जाता। तो ये सिंपल बात है, जो मेन बात रहेगी तुम्हें पता चल गया है कंडीशन क्या है हमारी। वैद्युत जनित एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, समझ लो बच्चों। सिद्धांत मैंने बता दिया, जब किसी बंद कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है, बताया था मैंने। और फैराडे के अनुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य है जो कुंडली को घुमाने में कार्य करा जाएगा, क्योंकि कुंडली को घुमाया जा रहा था बच्चों, इस तरह से रोटेट कराया जाता था, कुंडली इस तरह से रखी हुई थी, इस तरह से इसे घुमाया जा रहा था ऐसे, ठीक है। जो वर्क करा जाएगा वो वर्क काम बदल जाएगा हमारा बच्चों, वो वर्क क्या लाता है हमारे, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और वो काम में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों वैद्युत ऊर्जा में। तो तुम्हें पता चल गई ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। उसे घुमाने में ऊर्जा
यूज हुई और वो ऊर्जा कहाँ में बदल गई बच्चों, करंट में। जितना तेज़ घुमाओगे सर, जितना तेज़ घुमाओगे, जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतना ही ज़्यादा करंट मिलेगा। अरे आ रही बात समझ में नहीं, जितना तेज़ घुमाओगे चुंबक के फ्लक्स में तेज़ी से परिवर्तन होगा, कहाँ में तेज़ी से परिवर्तन होगा। जब तेज़ी से परिवर्तन होगा तो तेज़ी से करंट मिलेगा। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितना घुमा सकते हो, कितनी तेज़ी से उसे घुमा सकते हो, ठीक है। तो रचना क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने बताया था नॉर्थ पोल लिया बच्चों, साउथ पोल लिया, इसके बीच क्या उत्पन्न कर लेते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा सर्पी बल लिया मैंने, क्या लिया इसमें, सर्पी बल जो कुंडली के एक सिरे से, ठीक है, सर्पी बल जोड़ देते हैं। अब ये क्यों जोड़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझ लो बच्चों। ये हमारी कुंडली थी, इस फॉर्म में हम देख रहे थे, कुंडली ऐसे रखी हुई थी बच्चों, क्योंकि इस पर वायर इस तरह से लपेटी गई थी, एक सिरा ये था, एक सिरा ये था। यहाँ एक गोल छल्ला लिया, समझो मेरी बात को, यहाँ समझ लो, ये रिंग ले ली इस तरह से, ठीक है, और ये रिंग ले ली है, यहाँ से जो वायर गई वो इसके अंदर से कनेक्ट करी। ये वायर इस छल्ले के भीतर घूमती है। अगर वायर इस छल्ले के भीतर न घूमती, जब ये कुंडली घूमेगी तो ये दोनों तार आपस में क्या करेंगे, ऐठा मारेंगे। क्या करेंगे, अरे ऐठ जाएंगे नहीं, जब ये घूमेगी कुंडली तो दोनों तार आपस में क्या होंगे, टचिंग होंगे, मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो फिर पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए एक छल्ला लगा देते हैं, और वो जो तार होता है जो निकलवाया तो उसके भीतर टच करता है, भीतर घूमता है छल्ले के भीतर, ठीक है। तो अब ये छल्ला था हमारा, ये वायर आ रहा था इस तरह से, ठीक है। ये सर्पी बल घूमता तो ये वायर इसके भीतर ही क्या होता रहता, घूमता रहता, ठीक है। और कुंडली घूमती है तो कुंडली घूमने से इस वायर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, तार आपस में टचिंग नहीं होते। अब इसके साथ यहाँ ये वायर था जो कुंडली का सिरा था, और ये हमारा क्या था, सर्पी बल था या स्लिप रिंग थी। इसके साथ हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा था बच्चों, क्या सर्पी बल है, क्या कार्बन ब्रूस, क्या लगाया था, कार्बन ब्रूस। जब ये छल्ला घूमता था तो इस हिसाब से सेट करते हैं इसे, ये छल्ला घूमेगा तो इससे टच होता रहेगा, क्या होता रहेगा, अरे जब ये घूमेगा, सर्पी बल घूमेगी, ये गोल गोल घूमेगा तो इससे क्या होता रहेगा, हर बार जब घूमेगा इससे क्या होता रहेगा, टच होता रहेगा। ऐसा घूम रहा है, क्या होता रहेगा, टच, कार्बन ब्रूसों से। अगर इसका कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया तो फिर करंट नहीं मिलेगा जहाँ हमें भेजना है करंट। तो इसलिए कार्बन ब्रूस लगाते हैं, कार्बन ब्रूस इसलिए लगाते हैं, कार्बन रेसिस्टेंस जो होता है हमारा उच्च लेवल का होता है। और मैंने बताया था बड़े बड़े सिस्टमों के लिए कार्बन का यूज करते हैं। कार्बन प्रतिरोध मैंने तुम बताए थे, अरे बताए थे, कार्बन प्रतिरोध बढ़ाया था नहीं, इसलिए कार्बन धातु का ब्रूस लगाते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो ये ब्रूस, कार्बन ब्रूस, ये दो लगे हुए हैं, पता चल गया। तो ये हमने यहाँ काम करा, सर्पी, इसमें S1 और S2 दो सर्पी बल होते हैं जिनका संबंध कुंडली के दोनों सिरों से कर देते हैं। तीसरा ब्रूस, इसमें कार्बन के दो ब्रूस B1 B2 लगे होते हैं जो सर्पी बल के संपर्क में रहते हैं, हमेशा काम में रहते हैं। ये सर्पी बल के जैसे ही घूमेगा, ये घूमेगा तुम्हारा, और ये से बार बार टच होता रहेगा, ठीक है। और इसमें जिस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करनी होती है, इन ब्रूसों का संबंध उस परिपथ से कर दिया था। तो इन ब्रूसों के बीच में जहाँ भी धारा भेजनी है, उन ब्रूसों के बीच में क्या कर देते हैं, उन्हें कनेक्ट कर देते हैं। आई बात समझ में बच्चों, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, इसका रचना समझ में आ गई, सिद्धांत समझ में आ गया, युक्ति क्या है ये समझ में आ गई। अब इसका मेन फैक्टर रहेगा हमारा बच्चों वर्किंग रूल, ये वर्क कैसा करेगा, EMF कैसा देगा ये हमें, प्रेरित विद्युत भाग बल कैसे उत्पन्न होगा, और करंट कैसा बनेगा, ये मेन रोल रहेगा हमारा। रिटन नाउ, नोट करें बच्चों। देखो बच्चों, हम क्रियाविधि देखेंगे। अब हमें करंट मिलने वाला है AC डायनेमो से, कैसे मिलेगा वो समझ लो। यहाँ वर्किंग रूम समझ लो, उसका क्रियाविधि कैसे कैसे करते हैं हम। मैंने तुम बताया था दो नॉर्थ पोल लगे हैं, एक नॉर्थ और इधर साउथ, ये नॉर्थ और यहाँ साउथ। इसके बिटवीन, इसके इन दो, अरे नॉर्थ पोलों के बिटवीन क्या रखते हैं हम, यहाँ कुंडली रखते हैं, ठीक है। और कॉइल जो होती है बच्चों, ये जो कॉइल होती है लिख लेना, ये जो कॉइल होती है हमारी जिस पर ये लपेटी गई है, जो क्रोड होती है, ये सॉफ्ट आयरन की होती है, सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहे की। और नर्म लोहे की मैंने पिछले वीडियो में तुम बताया था, फिर एक बार बता रहा हूँ। नर्म लोहे की एक विशेषता होती है, वो क्या करता है बच्चों, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होंगी, जो इससे बच कर जा रही होंगी, इधर को जा रही होंगी, ये नर्म लोहे की क्रोड पर कोई वायर लपेट गया, नर्म लोहे की इसलिए लेते हैं क्योंकि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इससे बच कर जा रही है, उन्हें क्या करती है, अपने अंदर को खींचने का प्रयास करती है। क्या करने का, खींचने का प्रयास करती है। इसलिए हम नर्म लोहे की क्या लगाते हैं बच्चों, इसमें क्रोड लगा देते हैं, ठीक है, नर्म लोहे की। तो भी यहाँ समझ लो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दो केसों से इसे ड्राइव करा जाता है। पहला केस ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके बीच में क्या रख लिया हमने, कुंडली रखी थी, ठीक है। कुंडली कैसे रखते हैं अब यहाँ देखेंगे, मैं फिगर बदल रहा हूँ। ये कुंडली इस तरह से रखी गई होगी, ये नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, सब तुम्हारे समझाने की दृष्टि से। अब इधर नॉर्थ पोल था बच्चों, इधर क्या था हमारा, साउथ पोल था। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से कहाँ की तरफ होगा, साउथ की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ध्यान रखना, ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है।
अब जब इस तरह से कुंडली रखी होगी तो जो फ्लक्स होगा, चुंबकीय बल रेखाएं होंगी इसे चीरती हुई जा रही होंगी इसके परपेंडिकुलर। कहाँ जा रही होंगी? इसके परपेंडिकुलर जा रही होंगी नहीं। अब कंडीशन ये होगी बच्चों, ये कुंडली है, कुंडली का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की तरफ है? इस डायरेक्शन में। और कुंडली का तल, कुंडली ये जो ये वाला फेस है ये कुंडली का तल है, इसके कैसा कितना एंगल पे है? 90 एंगल पे। अब एरिया वेक्टर जो होगा इस प्लेन के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा? बाहर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ। इस कंडीशन में रखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग जब करते हैं हम कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहें? दोनों सेम डायरेक्शन में। अब क्या करते हैं बच्चों? अब ध्यान रखना कुंडली, अब मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, ध्यान देना। अब ये एरिया वेक्टर है, जब मैं कुंडली को रोटेट करूँगा तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा? रोटेट होगा, क्योंकि कुंडली से बद्ध है, कुंडली से बद्ध है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। अब जब मैंने इसे कुंडली को घुमाया, रोटेट करा ऐसे, ठीक है, अरे इस तरह से कुंडली रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा? रोटेट होगा। समझो, जब ये इस कंडीशन में कुंडली इधर जाएगी तो एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा क्या होगा? रोटेट होगा नहीं। तो कितना एंगल घूम गया? थीटा एंगल। टी समय बाद, कितने समय बाद? टी समय बाद। मान लिया कितना एंगल घूम गया होगा? थीटा। थीटा का मतलब 90 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, एक और ठीक है 360 के बिटवीन कुछ भी हो सकता है। 90 है, फिर बताया था 180, फिर तीसरे केस में कितना बताया था? 270, फिर 360। तो थीटा समझ में आ गया? रोटेट हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ डायग्राम से। ये मैग्नेटिक फील्ड, जब ये कुंडली क्या करेगी हमारी? रोटेट करेगी, ऐसा मान लो रोटेट कर रही है, तो ये भी एरिया वेक्टर भी क्या होगा? रोटेट होगा। क्या होगा? अरे रोटेट होगा नहीं, इसके साथ कुंडली से बद्ध है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लो, तो एरिया वेक्टर, अब मान लो ये एरिया क्या था? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये आएगा, तो इनके बीच में कुछ तो एंगल होगा। तो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड था और ये क्या हमारा? एरिया वेक्टर। इनके बीच में एंगल कितना हो गया हमारा? थीटा। कुछ समय बाद, टी समय बाद। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? जब थीटा 0 हो, अरे टाइम 0 लेंगे और थीटा भी क्या लेंगे? 0। तो प्रारंभ में कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। टी इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 भी दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे होते हैं? सेम डायरेक्शन में। स्टार्टिंग में यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर। माना टी समय पश्चात बी वेक्टर व ए वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाता है बच्चों? थीटा हो जाता है। कितना हो जाता है? अरे थीटा कितना था पहला स्टार्टिंग में? 0 था। अब कितना हो गया? मैंने बताया था ये घुमा, इधर घुमाओ या इधर घुमाओ, कहीं भी घुमाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, जब कुंडली घूमेगी तो एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इसके साथ रोटेट करेगा। टी संवाद मान लो कितना रोटेट कर दिया उसने? थीटा। ये से दूसरी डायग्राम से मैंने तुम्हें दिखाया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर कितना रोटेट हो गया? थीटा। पहला बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों क्या हैं? सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तब जब ये रोटेट हो रहा होगा, अब समझ लो कुंडली इस तरह से थी, अब ये कुंडली मान लो रोटेट करके ऐसा आ गई हो, तो इस सब चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? को गिरेगा। मैं अरे पहले एरिया वेक्टर ऐसा था, समझ रहे हो, कुंडली के लंबवत। अब घूम के क्या हो गया होगा? एरिया वेक्टर ऐसा आ गया होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर ये और मैग्नेटिक फील्ड ये, इनके बिटवीन एंगल कितना हो गया? 90। और कोस 90 कितना होता? 0। अब यहाँ भी देख लो चाहे, अब कुंडली ऐसा आएगी, पहले कुंडली ऐसा थी तो बल रेखाएं ऐसा चीर के जा रही थी, क्या करके जा रही थी? चीर के। अब कुंडली ऐसा आएगी तो बल रेखाएं क्या हो रही हैं? इसे टच करके जा रही हैं। क्या करके जा रही हैं? टच। तो टचिंग लाइन नहीं लेते, कौन सी लेते हैं? जो इसे चीरती हुई जाती हैं, इसके परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस समय चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया हमारा? इससे बद्ध 0। तो इसमें कभी 0 होगा, कभी अधिकतम, कभी 0, कभी अधिकतम, कभी 0। जब ये रोटेट करती है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता रहेगा? परिवर्तन। तो इस कुंडली से बद्ध कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा वो निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया? कुंडली से, कुंडली के एक फेरे से बद्ध। कुंडली कितने फेरों से मिलकर बनी होगी? n फेरों से। कितने फेरों से? तब ठीक है, कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है? फाई बराबर बी ए कोस थीटा, ठीक है। फाई बराबर बी ए कोस थीटा क्या है? थीटा तुमने पढ़ा होगा बच्चों, कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं रेलवे स्टेशन पर पढ़ा, कहीं बुक में पढ़ा थीटा की वैल्यू है क्यों भाई? अरे थीटा पढ़ा नहीं? थीटा बराबर कितना होता है? ओमेगा टी। ओमेगा क्या है? कोणीय फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है, एक समान वृत्तीय गति में, कभी रेलवे स्टेशन में पढ़ लिया हो। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो मैंने थीटा के स्थान पर कितना लगा सकता हूँ बच्चों? ओमेगा टी। ओमेगा क्या है हमारी? एंगुलर फ्रिक्वेंसी, कोणीय वेग। क्या है? कोणीय वेग। लगा दिया बच्चों थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। यदि कुंडली में n फेरे हों तो एक फेरे से कितना गुजर रहा था? बी ए कोस ओमेगा टी। n फेरों से कितना गुजरेगा? n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n बी ए कोस ओमेगा टी। तो चुंबकीय फ्लक्स हमने निकाल लिया कुंडली से बद्ध टोटल, ये आई यहाँ। और अब फैराडे का नियम पा जाओ। फैराडे ने क्या बताई थी? जब कुंडली फ्लक्स में क्या होता है?
चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत भाग। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत फैराडे के नियम से कितना उत्पन्न होता है, ये नियम दिया था E बराबर माइनस d∅/dt। किसका नियम था, फैराडे का द्वितीय नियम था, यहाँ वैल्यू फाइंड करी थी। तो d/dt, फाई का मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स, और कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई नेट कितना निकाला था, NAB cos ωt। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे बच्चों। करंट मिल गया तुम्हें, जब विद्युत भागफल मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ मिल जाता है तो करंट मिल जाएगा। हाँ भाई, ये सारी वैल्यू कैसी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि टी के रेस्पेक्ट में हमें करना NBA d/dt क्या, cos ωt। cos ωt का सभी बच्चे जानते होंगे कितना होता है, माइनस साइन ωt इंटू ओमेगा। कितना, अरे कितना होगा ओमेगा, या इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ओमेगा टी का ओमेगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस NBA ओमेगा, और कितना आ गया बच्चों हमारा, साइन ओमेगा टी। तो इतना प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा। इसके स्थान पर बच्चों एक कांस्टेंट ले आते हैं हम नया, इसे बोलते हैं E0। क्या बोलते हैं इसे, E0। तो यहाँ क्या रख देते हैं हम, E= कितना मिलता है बच्चों हमारा, E0 साइन ओमेगा टी। E0 क्या है, कांस्टेंट है, ये नो चेंज। ठीक है, इसे बोलते हैं अधिकतम विद्युत भागबल। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, हाँ, E0 को लिख लेना वेयर, E0 क्या हमारा, अधिकतम विद्युत भागबल। अब करंट देख लो, कुंडली में उत्पन्न करंट, कुंडली में उत्पन्न धारा। आई बराबर फार्मूला क्या पढ़ा तुमने, E/R। E तुमने निकाल लिया कितना, E0 साइन अपॉन, ठीक है, I E0/R इंटू साइन ओमेगा टी। तो I बच्चों कितना हो गया, E0/R, इसके स्थान पर I0 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी। अरे I0 क्या है तुम्हारा, ये भी कांस्टेंट ही है, I0 क्या है हमारा, अधिकतम धारा। अरे मिल गई धारा, नहीं इतनी धारा मिलेगी, ऐसा धारा मिल जाती है हमें ऐसी डायनेमो से। ठीक है, तो आई होप, मुझे आशा है बच्चों वीडियो समझ में आया होगा, इसका ग्राफ वगैरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, वहाँ इन केसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन्हें सही लेवल से सीखें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ इसका ग्राफ वगैरह बना कर दिखाएंगे। ठीक है, किसका ग्राफ, AC करंट का ग्राफ, वहाँ AC करंट और DC करंट में डिफरेंस वगैरह समझाया जाएगा। तो आई होप, मुझे आशा बच्चों वीडियो क्या समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रिटर्न ना हो।